अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को। इस सिलसिले में ये हमारी 8th वीडियो है। वैसे कंबाइंड फॉर्म में भी ये टॉपिक आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव यूज में किस तरह से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाकायदा हम टॉपिक को स्टार्ट करें, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो मैं भी आपको बताता हूँ। अ नॉलेज टू identify subject and object is essential to avoid passive voice construction and to find the hidden transitive verb। जी, तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन व्यूअर्स, आपने ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन यूज़ करें। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए बड़ी अच्छी तरह से कि आपने कहाँ पे पैसिव वॉइस यूज़ करना है और कहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो ऑब्वियस होता है, तकरीबन सबको पता होता है। कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो ऑब्जेक्ट पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होता क्यों है। जब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर की तरफ, आगे जब देखेंगे हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव यूज़, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि क्यों मैंने आपको पहले इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है कि आप पहले ऑब्जेक्ट को है वो समझें। एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच आंसर्स द ट्रांजिटिव वर्ब। जी, जो ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का वो हिस्सा है, वो वर्ड है, वो पार्ट है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है सेंटेंस का जो पार्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, अली किल्ड अ स्नेक। अली ने एक सांप को मारा। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो अब बेसिकली अगर हम क्वेश्चन करें, यानी ये फर्ज करें, आप अज्यूम कर लें कि अली किल्ड अ स्नेक ये आंसर है किसी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट किल्ड, क्या चीज कत्ल की गई है। ठीक है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? स्नेक। तो स्नेक कत्ल स्नेक को किया गया। किल जो है ये वर्ब है, उसको रिसीव किया किसने? स्नेक ने। तो स्नेक ऑब्जेक्ट है। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि हु किल्ड, हु किल्ड, तो फिर क्या था? अली किल्ड अ स्नेक। तो अब इसका जवाब क्या था? अली, यानी यहाँ पे आंसर में फिर होता अली किल्ड। तो अली फिर क्या था? सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। अ लेडी वॉज सीकिंग हर चाइल्ड। एक औरत जो है वो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। अब यहाँ पे फर्ज करें, ये आंसर है किसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये होता अगर सीकिंग व्हाट, क्या चीज तलाश हो रही है या की जा रही है या की जा रही थी, तो इसमें अब इसका आंसर होगा हर चाइल्ड, उसका बच्चा। तो हर चाइल्ड क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट है अली अक्यूज्ड नवीद। अली ने नवीद पर इल्जाम लगाया। क्वेश्चन, अक्यूज्ड हूम, किस पे इल्जाम लगाया गया? ठीक है ना, आंसर नवीद पे। तो नवीद क्या? ऑब्जेक्ट। हु अक्यूज्ड, किसने इल्जाम लगाया, किसने। ठीक है, तो वो अली, आंसर इज अली। तो अली फिर क्या? सब्जेक्ट। जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वर्ब का जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो क्या है? वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो बेसिकली हमारी रिवीजन ही है, हमने इसके ऊपर डिटेल में पहले स्टडी की हुई है। लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं अगर अभी आपको अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। नेक्स्ट आता है जी ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं पैसिव एंड एक्टिव वॉइस का जो पर्सपेक्टिव है उसके लिहाज से ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को देखने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ड पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन। हाँ, ये आपने एक थंब रूल जो है उसको अपने जहन में रख लेना है कि हमने पैसिव कंस्ट्रक्शन सिर्फ उस वक्त यूज करनी है जब आपको सब्जेक्ट का नहीं पता कि एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, काम हो रहा है, करने वाले का नहीं पता, पैसिव कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट क्लियर है, काम करने वाला आप मेंशन कर रहे हैं, तो फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को नहीं यूज करना, आपने एक्टिव कंस्ट्रक्शन को यूज करना है। होता ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को जो है सीख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो तमाम तरह के सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है लेकिन उसके बावजूद हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो उससे फिर क्या होता है, ये गलती पुख्ता हो जाती है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि वो किसी भी सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, जब सब्जेक्ट मालूम है तो आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं करना। तो ये आप जहन में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी कि सब्जेक्ट है, नो पैसिव कंस्ट्रक्शन। और वैसे प्रैक्टिस करते हुए भी जब टीचर्स करवाते हैं स्टूडेंट्स को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो उनको ये चीज़ बता के कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिस के अंदर भी वो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन में ना करवाएं, ताकि उनकी जो ये गलती उनके सेंटेंसेस के अंदर पुख्ता ना हो। अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और व्हेन द सब्जेक्ट इज नोन, ट्राई टू अवॉइड पैसिव कंस्ट्रक्शन। अगर सब्जेक्ट मौजूद है
और आप उसे पैसिव कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये भी ज़हन में रहना चाहिए। लेकिन वो खूबसूरती और उसका जो एम्फेसिस होता है ना, मैच्योरिटी होती है राइटिंग की, वो मज़ा नहीं आता, आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। ग्रामेटिकली वो ठीक ही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा ट्राई टू अवॉइड, यानी मतलब अगर आपने लिख भी दिया है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी नहीं है। हो सकता है जो रीडर है वो अवॉइड ही कर दे इस बात को, या जो है इग्नोर कर दे। तो अवॉइड पैसिव कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट हाइड्स द ट्रांजिटिव वर्ब एंड वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ब। हाँ जी, वही वाली बात है कि जब आप पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं ना, तो फिर पैसिव कंस्ट्रक्शन की वजह से जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है वो छुप जाता है, और इसकी जो जो उसकी स्ट्रेंथ है वर्ब की, वो वीक हो जाती है, वो नहीं रहती। या इन शॉर्ट आप कह दें कि सेंटेंस के अंदर वो जो खूबसूरती होती है, जो एक इंटरेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में, a culprit was given a sentence of 10 years imprisonment for nepotism। जी, एक जो मुजरम था उसको जो है वो नेपोटिज्म की वजह से, अकरबा परवरी की वजह से उसे 10 साल की कैद सुना दी गई। अब यहाँ पे जज जो है ना, ये मेंशन नहीं है सेंटेंस के अंदर, यानी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, इम्प्लॉयड है कि सजा डेफिनेटली जज ही देगा ना 10 साल की। तो यहाँ पे मेंशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है जज को, क्योंकि अंडरस्टूड है। तो जब हम सब्जेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कोई स्पेसिफिक। अच्छा, इन द अबव सेंटेंस गिवर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट एक्सप्रेस्ड बट इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट दैट द पनिशमेंट इज गिवन बाय द जज। हाँ जी, जज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से आपको उस भाग से, कहानी से पता चल रहा है कि सजा ऑब्वियसली जज नहीं दी है। सो जज इज द सब्जेक्ट। सो अब जो जज है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, लेकिन लिखा नहीं गया। गिवन इज द वर्ब एंड द कल्प्रिट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। और कल्प्रिट जो है, अब यहाँ पे, अब ये बंदा जो बंदा जिसको पता नहीं है बेसिक रूल्स का, तो वो स्टूडेंट्स जो है, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, वर्ड को, तो आप सेंटेंस की सेंस में जाया करें, आप फिक्रे के अंदर उसकी पोजीशन को ना देखा करें। अब यहाँ पे एक बंदा है जिसको पता नहीं है ना, वो देखेगा कि स्टार्ट में कल्प्रिट है तो कल्प्रिट सब्जेक्ट है, हालांकि कल्प्रिट तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक्शन रिसीव कर रहा है पनिशमेंट का, इम्प्रिजनमेंट इसे हुई है, तो कल्प्रिट जो है वो ऑब्जेक्ट है, जज सब्जेक्ट है जो कि मेंशन नहीं है, और चूंकि मेंशन नहीं है इसीलिए हमने सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। तो कल्प्रिट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एक यही सेंटेंस है, इसमें हम जज को मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। A judge sentenced a culprit 10-year imprisonment for nepotism। जज ने 10 साल की जो सजा सुनाई है नेपोटिज्म की वजह से एक मुजरिम को। अब यहाँ पे जज चूंकि हमने मेंशन कर दिया है, जज मेंशन कर दिया, तो अब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर रहे, अब हमने यहाँ पे पास्ट जो है इंडेफिनिट टेंस को यूज किया। तो इन शॉर्ट, जब सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी, जब सब्जेक्ट है तो जब आपका सब्जेक्ट आप मेंशन नहीं कर रहे तो फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज करना है, और जब आप जो है सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो फिर आपने एक्टिव जो है वॉइस यूज करना है, पैसिव कंस्ट्रक्शन आपने यूज नहीं करनी। अब ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम ही है, सेम मीनिंग है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को लिख देते ना पैसिव में, तो वो मजा नहीं रहना था। अभी हम नेक्स्ट में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। A large amount of the country's street crime is committed by a small number of deprived youth। अब इस सेंटेंस में, अब आपको पता है सब्जेक्ट भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रीट क्राइम जो है ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली, और जो स्मॉल नंबर ऑफ डिप्राइव्ड यूथ है ये सब्जेक्ट है। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इसमें हैं, और आपने इसको पैसिव में यूज़ कर लिया। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को आप इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन और मेच्योरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी मैं आपको इसी बात को, इसी कहानी को, इसी कॉन्टेक्स्ट को, ये पैसिव वॉइस में, अब मैं इसको एक्टिव वॉइस में करके दिखाऊंगा, तो फिर आप बहुत गौर कीजिएगा कि सेंटेंस की जो है ना वो उसका वजन बढ़ गया। अ स्मॉल नंबर ऑफ डिप्राइव्ड यूथ commit a large amount of the country's street crime। सिंपल। अब ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पे ये जो डिप्राइव्ड यूथ है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका काउंटी स्ट्रीट क्राइम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये अब बस इन शॉर्ट बात इतनी है कि आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन तब यूज़ करनी है जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, आप उसको शो नहीं कर रहे, अंडरस्टूड एम्प्लॉयड है, या आप यूज़ ही नहीं कर रहे। लेकिन जब आप पास सब्जेक्ट है यूज़ करने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करना, आपने एक्टिव ही रहना है। अच्छा जी, अब इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पैसिव फॉर्म। हाँ जी, तो इंट्रांसिटिव वर्ब का सिंपल सा फार्मूला है कि ये पैसिव में हो ही नहीं सकते। क्यों? ये देखें जरा सेंटेंस, द फ्लाइट फ्रॉम अमेरिका अराइव्ड 2 hours लेट। ठीक है,
देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अबव सेंटेंस, यानी जो अमेरिका की फ्लाइट का जो पहुंचने का एक्शन है उसे रिसीव करने वाला कोई भी नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट मीन्स योर वर्ब इज इंट्रांजिटिव। तो फ्लाइट जो है, फ्लाइट फ्रॉम अमेरिका, ये क्या है, सब्जेक्ट है, राइट, वर्ब है, आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जिसको नहीं पता वो इसको ऑब्जेक्ट बना लेगा 2 आवर्स लेट, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस, द नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, 2 आवर्स लेट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, यानी ये आपको आपका जो वर्ब है उसको एक्सप्लेन कर रही है, क्वालिफाई कर रही है वर्ब को। अराइव, पहुंची, किस तरह से पहुंची, 2 घंटे लेट, यानी वर्ब को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है ये फ्रेज, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। सॉरी नाउन फ्रेज है जो कि एडवर्ब के तौर पे यूज कर रहा है। डिस्क्राइबिंग व्हेन द फ्लाइट अराइव्ड, ये बता रहा है आपको कि फ्लाइट जो है वो पहुंची कब है। इट इज ऑब्वियस दैट दिस सेंटेंस विद इंट्रांसिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी रिटन इन पैसिव फॉर्म। तो जब इस तरह की सिचुएशन है आपके पास, जो इंट्रांसिटिव वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या दूसरे लफ्जों में आप कह दें कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने पैसिव में नहीं बनाना सेंटेंस। अब मैं पूरे लेक्चर को सम अप कर रहा हूँ। जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आपने पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज करना है, सब्जेक्ट है तो पैसिव कंस्ट्रक्शन को यूज नहीं करना। और जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, मींस कि आपका वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको आपने एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में ही रखना है, पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज करना। अब कुछ स्टूडेंट्स को ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं पता, तो वो तो उनको इस वीडियो से शायद कोई खास फायदा ना हुआ हो, लेकिन ये 8th पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट्स में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कैसे ये काम करेंगे। तो अगर आपको इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है इस लेक्चर को समझने के लिए, तो काइंडली इसके पहले वाले पार्ट्स को पहले देख लें, तो फिर आपको ये क्लियर होगा।